हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेब संकुल। मैं कमलेश तोतलानी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, जियोमॉर्फोलॉजी का आखिरी एपिसोड, एपिसोड नंबर 7। हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एपिसोड 6 में वॉल्केनिज्म एक्टिविटी, और हमने उसके रिलेटेड काफी सारी नॉलेज इकट्ठा करी थी। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड दैट लेक्चर। और जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, जल्दी जल्दी से जाके देखो। 6 एपिसोड जियोमॉर्फोलॉजी के हो चुके हैं, ये है 7वां एपिसोड। और 7वें एपिसोड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स की साइकिल। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ जीपीएससी, है ना। जब तक प्रीलिम की बात करते हैं, मेंस में हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से प्रीलिम्स में से क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है। और क्योंकि जीपीएससी को ज्यादा इंटरेस्ट है, तो व्हाई शुड नॉट वी, हमको भी ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आज मैं आपको जो मुख्य 3 प्रकार के रॉक हैं, उन 3 प्रकार के रॉक्स को अपने डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में एक साइकिल बनाएंगे ताकि एक एमसीक्यू आपका निकल जाए, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है क्या, टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक को अगर मुझे समझना है तो पहले तो मैं देख लेता हूं कितने प्रकार है। टोटल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको अपने बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे हम? इग्नियस रॉक। क्या ना, आग्नेय खड़क कहिए, शू कहिए? आग्नेय खड़क, दैट मीन्स के इग्नियस रॉक। दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटरी रॉक। दूसरा जो टाइप है उसको हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंटरी रॉक। और तीसरा जो प्रकार है, नाम याद रखना है सभी को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ये मुख्य 3 प्रकार के रॉक होते हैं। सबसे पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंटरी रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इग्नियस रॉक। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अपने नंबर 1 रॉक का प्रकार है इग्नियस रॉक। अब देखो पत्थर कहां से बना, सिंपल। पहले तो इसका नाम का मीनिंग समझ लो। इसमें इग्नियस में एक वर्ड दिख रहा है, इग्निस, दिख रहा है वर्ड इग्निस। इग्निस का मीनिंग होता है फायर। क्या मीनिंग होता है? फायर। मतलब इग्नियस रॉक का पहला ही एमसीक्यू निकल गया कि इट इज कॉल्ड एज फायर रॉक। इट इज कॉल्ड एज फायर रॉक। हाँ, पुष्पा रॉक, पुष्पा 3 रॉक। ठीक है, यानी कि फायर रॉक। ठीक है, उसके बाद अगर अपने देखने की कोशिश करें, अब इसका नाम भी क्यों है इग्निस, मतलब फायर। फायर रॉक से मीनिंग क्या होता है? क्या होता है मीनिंग फायर का? मतलब ये जो शब्द है फायर रॉक, ये जुड़ा हुआ है टेम्परेचर से। किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? टेम्परेचर से। मतलब ये जो रॉक है हाई टेम्परेचर में बनता है। कौन से टेम्परेचर में बनता है? हाई टेम्परेचर में। अब आप समझे, आपने इतने जियोमॉर्फोलॉजी के एपिसोड्स देखे, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कहां पे देखने को मिलता है? आप बोलोगे साहब अर्थ के इंटीरियर में देखने को मिलता है। मैं बोलूंगा ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर में भी आपको अच्छा खासा लेवल का टेम्परेचर कहां पे देखने को मिल जाएगा? आप तुरंत बोल दोगे कि साहब मुझे यहाँ पे मैग्मा दिखता है जो कि काफी ज्यादा गर्म होता है, काफी ज्यादा गर्म होता है, जो कि मुझे एस्थेनोस्फीयर में देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने। यहाँ पे इग्नियस रॉक बनता ही किसकी वजह से है? मैग्मा की वजह से। मतलब क्योंकि मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और मैग्मा जब लावा बनके, अगर आपने वोल्केनिज्म का लेक्चर भरा होगा तो आपको पता चलेगा, मैग्मा वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जब लावा बनके बाहर आता है, और यही लावा जब ठंडा हो जाएगा, मतलब यही लावा जब ठंडा हो जाएगा, लावा जब बाहर आता है तब ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। जब ये ठंडा हो जाएगा, जब ये कूल डाउन हो जाएगा, इसका मतलब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई हो जाएगा मतलब कट्ठन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा रॉक। क्या बन जाएगा? ये
रॉक। इसका मतलब साफ है, इग्नियस रॉक, these rocks are made by cooling down, these rocks are made by cooling down of lava, लावा के ठंडे होने की वजह से, लावा के ठंडे होने की वजह से क्या बनता है, कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस रॉक, आग्नेय खड़क। इग्निस मतलब फायर, टेम्परेचर काफी ज्यादा, तो मैग्मा का, लावा का टेम्परेचर ज्यादा है, उसके ठंडे होने की वजह से कौन सा पत्थर बनता है, इग्नियस रॉक। हो गया, डन। बस इतना ही नहीं है। हाँ सर, मैग्मा बाहर आ गया, लावा बन गया, ठंडा हो गया, पत्थर बन गया, हो गया, नहीं, ये तो जस्ट उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन या तो मेटामॉर्फिक से आएगा, पक्का आएगा, दूसरा क्वेश्चन इग्नियस से आएगा, अगर पूछना होगा तो, क्योंकि इधर से एक क्वेश्चन जीपीएससी प्रीलिम्स में डैम श्योर आता ही आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इतना मुझे पता चल गया कि ये पत्थर बना तो कैसे बना, मतलब मैग्मा लावा बन के जब ठंडा हुआ, कूल डाउन हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, पत्थर बन गया, दैट इज इग्नियस रॉक। ठीक है, डन डन डन। इसके अलावा क्या है इसमें, अगर आप ध्यान से समझें, इसमें मेन रोल किसका है, मैग्मा, मैग्मा जो बाहर बन के आ रहा है क्या, लावा। यस, मेन खेल, जैसा लावा होगा, ध्यान से सुनना, जैसा लावा होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि इग्नियस रॉक भी वैसा ही होगा। मतलब जो मेन बात है, जो मेन बात है वो किसमें है, लावा में बात है। द मोमेंट लावा में चेंजेस आए तो पत्थर में भी चेंजेस आएंगे, इग्नियस रॉक में भी चेंजेस आएंगे। सो यस, igneous rock is dependent on lava and based on lava, igneous rock के, based on lava igneous rock के मुख्य दो प्रकार होते हैं, मेन दो टाइप होते हैं। सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक इग्नियस रॉक। क्या कहेंगे हम, एसिडिक इग्नियस रॉक, समझना, पहले नाम देख लो। दूसरा होता है बेसिक इग्नियस रॉक। तो मेरे लिए अब दो नए शब्द आ चुके हैं, इग्नियस रॉक तो मुझे पता है कि मैग्मा लावा बन के आएगा, लावा ठंडा हो जाएगा, इग्नियस रॉक। बट लावा अगर एसिडिक टाइप का हुआ तो क्या बोलेंगे, एसिडिक इग्नियस रॉक। हालांकि इसका भी ये नाम है, दूसरा नाम भी आएगा, अपने पढ़ेंगे, बने रहिएगा, वीडियो में बने रहोगे तब पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तभी पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तभी पता चलेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है। ठीक है, बने रहिएगा तो पता चलेगा। यहाँ पे बेसिक इग्नियस रॉक मतलब BIR, तो ये एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, देन मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कि लावा का, रॉक का डायरेक्ट कनेक्शन है एग्रीकल्चर से। जैसा लावा होगा वैसा पत्थर बनेगा, वैसी मिट्टी बनेगी, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर होगा। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बने रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मतलब मुझे पता चल गया लावा के दो टाइप्स होते हैं, एक तो लावा कैसा होता है, एसिडिक, और दूसरा लावा कैसा होता है, बेसिक। तो सबसे पहले मैं यही पढ़ लेता हूं, एसिडिक लावा। सबसे पहले मैं क्या पढ़ता हूं, एसिडिक लावा, जिसकी वजह से आगे जाके क्या बनेगा, एसिडिक इग्नियस रॉक बन जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है इसको ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल पीस उठा रहा हूं, एसिडिक लावा का। एसिडिक लावा जो ठंडा हो चुका है, क्या बन चुका है, रॉक बन चुका है। तो मैंने एक सैंपल उठा लिया है, किसका, एसिडिक इग्नियस रॉक का। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं देखने जाऊं तो एसिडिक लावा के अंदर, एसिडिक इग्नियस रॉक के अंदर ये पूरा इलाका, मतलब तकरीबन 70% इलाका भरा होता है सिलिका से। किससे भरा होता है, सिलिका से। ठीक है, क्या इंपैक्ट है सिलिका का, थोड़ी देर रुक जाओ, मजा ही आ जाएगा। 70% क्या होता है, सिलिका होता है। अब देखो फ्रेंड्स, हमको पता है कोई भी चीज क्या होती है 100%, 70% तो क्या हो गया, सिलिका। तो बचा क्या, बचा
ये 30%, मतलब 30% जो होगा इसमें होंगे मिनरल्स, इसमें क्या होंगे, मिनरल्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा एसिडिक इग्नियस रॉक। ठीक है, बेसिक क्या होता है, बेसिक कैसा होता है उसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं किसकी, बेसिक इग्नियस रॉक की। बेसिक इग्नियस रॉक का अगर मैं एक सैंपल पीस उठाऊं, लेट्स से कि ये सैंपल पीस उठाया, इसके अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, इसके अंदर उल्टा होगा, एसिडिक इग्नियस रॉक से उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर ये 70% भर भर के होंगे मिनरल्स होंगे, 70% इसमें भर भर के क्या होंगे, मिनरल्स। और बाकी 30% में, बाकी 30% में क्या होंगे, सिलिका होगा। क्या होगा, सिलिका। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक में क्या है, 70% ऑफ सिलिका है, एक में 70% ऑफ सिलिका है, दूसरे में क्या है, दूसरे में अगर हम देखें 70% ऑफ मिनरल्स है। सर की फर्क पैदा है, मैं कहता हूं कि बहुत फर्क पैदा है। क्या फर्क पैदा है, देखो, अगर ध्यान से सुनेंगे आप, अगर कोई भी रॉक में मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है, सुनना ध्यान से, अगर कोई भी रॉक में मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है, वो दिखेगा डार्क इन कलर। कैसा दिखेगा, डार्क इन कलर। डार्क इन कलर मतलब काला पत्थर दिखेगा। यही पत्थर, जस्ट अभी से ही बता रहा हूं, ब्लैक पत्थर होगा। यही पत्थर जब घिस जाएगा तब बन जाएगी सॉइल, मतलब डार्क इन कलर होगा। मैं लिख देता हूं, ब्लैक कलर हो जाएगा। और यही पत्थर, यही रॉक जो के ब्लैक है, यही पत्थर जब घिस जाएगा, कैसे घिस जाएगा अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। फिलहाल समझो कि पत्थर था, घिस गया, कैसे घिसा बाद में पढ़ेंगे, घिस गया, अल्टीमेटली क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। मतलब इससे, इस ब्लैक रॉक से, इस डार्क रॉक से जिसमें मिनरल्स ज्यादा है, मतलब जो सॉइल बनेगी ब्लैक रॉक वाली, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लैक सॉइल, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लैक सॉइल। काली माटी बन से। अब आप देखो, काली मिट्टी गुजरात में देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है ना, कहां से आई, गुजरात में, जो सौराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, इवन महाराष्ट्र में, तो ब्लैक सॉइल आई कहां से, ये लावा से आई है। लावा कहां से आया साहब, इसके लिए हुआ है इंडिया में वोल्केनिज्म एक्टिविटी हुई है, जिसको अपने बोलते हैं हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म। अब हर एक चीज तो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप समझो, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या है। बाकी मोबाइल देखेंगे, हम मारो हॉटस्पॉट से हूँ वोल्केनिज्म बाहर निकल से, कहीं नहीं था वहां चू पड़ से। सो आप आइए बैच में आइए, तब मैं आपको डिटेल में और पढ़ा पाऊंगा। बट इधर भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी खच्चर क्वालिटी है, इधर भी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, बट उतना टाइम नहीं दे पाता हूं मैं आपको, है ना, क्योंकि अब बैचेस स्टार्ट हो चुकी है ना, बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं ज्यादा समय अनफॉर्चुनेटली मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप आइए एक बार बैच में, तो आपको आनंद ही आ जाएगा, मतलब मोक्ष दिला दूंगा, इसकी दावा है मेरा। ठीक है, आप आइए तो पता चलेगा। खैर, तो अभी सिंपल समझे, भारत में हुआ हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। इंडिया जब ट्रैवल कर रहा था रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से, वहां पे हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हुआ। जब इंडिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराने वाली थी, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हुआ। अब हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म में कौन सा निकलता है, ये बेसिक लावा निकलता है। बेसिक लावा में क्या होता है, मिनरल ज्यादा होता है, डार्क दिखता है, वो पत्थर घिस जाता है तो क्या बन जाती है, ब्लैक सॉइल। यही ब्लैक सॉइल इसकी खासियत है कि ये वाटर को अच्छे से होल्ड कर पाता है, पानी को पकड़ पाता है। ठीक है, ये कैसे करता है अभी अपने देखेंगे, रुक जाओ, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद मैं हर एक चीज बता दूंगा। ठीक है, सो अगर ब्लैक सॉइल है, ये पानी को अच्छे से होल्ड कर पाएगा, मेरी जो फसल है, मेरी जो क्रॉप्स है, ये बर्बाद नहीं होंगे। बाकी एसिडिक में, अगर मैं एसिडिक की बात करूं, इसमें तो सब सिलिका ज्यादा है, मिनरल्स की मात्रा काफी कम है। मिनरल्स कम है, मिनरल्स ज्यादा थे तब पत्थर काला दिखता था, अब मिनरल्स की मात्रा कम है तो पत्थर गोरा दिखेगा, फेयर दिखेगा।
इससे जब मिट्टी बनेगी इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ये वाटर को होल्ड ना के बराबर करेगा। कैसे? अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सॉइल कैसे बनती है, पत्थर को घिसने से कैसे सॉइल बनती है, जब वो पढ़ लोगे तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ अब तक हमने क्या पढ़ा उसको जल्दी से देख लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले तो हमने देखा टाइप ऑफ रॉक, 3 प्रकार होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, पहला पॉइंट। दूसरा, इग्नियस रॉक को बोलते हैं फायर रॉक, बिकॉज इग्निस मीन्स फायर, मतलब इसमें टेम्परेचर का रोल है, टेम्परेचर कैसा होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये रॉक बनता कैसे है कि मैग्मा जब लावा बन के बाहर आता है, ठंडा हो जाता है, पत्थर बन जाता है। डन। उसके बाद हमने देखा कि मेन इंग्रेडिएंट है लावा, तो लावा के 2 प्रकार होते हैं, एसिडिक और बेसिक। उसके हिसाब से, उसकी वजह से इग्नियस रॉक के भी 2 प्रकार बनते हैं, एसिडिक इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक, है ना। और एसिडिक इग्नियस रॉक की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 70% सिलिका होता है, 30% मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स की मात्रा कम है तो वो गोरा दिखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस मिट्टी की कम हो जाती है। कैसे होती है अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और दूसरा कि बेसिक इग्नियस रॉक होता है, इसमें मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है, पत्थर काला दिखेगा, काली मिट्टी बनेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा। मतलब एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है कि अगर बेसिक लावा बाहर आए, एग्रीकल्चर के लिए खराब है कि एसिडिक लावा बाहर आए। क्लियर? चलो, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बनता कैसे उसको भी अपने समझते हैं। सो इग्नियस रॉक, अब मुझे पता चल चुका है कि 2 टाइप होते हैं, एक होता है एसिडिक इग्नियस रॉक, IR लिख रहा हूं, और जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक इग्नियस रॉक। डन। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो मुझे अब तक पता चली है वो मैं लिखना शुरू कर देता हूं। जैसे कि मुझे पता है कि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, मिनरल्स की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसके बाद यहां पे अगर मैं लिखूं सिलिका की मात्रा कम होगी, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसमें अगर मैं लिखूं तो ये पत्थर कैसा दिखेगा? फेयर, गोरा दिखेगा, फेयर इन कलर। यहां पे पत्थर कैसा दिखेगा? डार्क इन कलर। ठीक है, इससे जो भी सॉइल बनेगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, इससे जो भी सॉइल बनेगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यहां तक तो मैंने पढ़ लिया है। अब मेन बात, ऐसा क्यों हो रहा है अब बता रहा हूं। ठीक है, समझना इसको। जब भी एसिडिक इग्नियस रॉक बाहर आता है, इधर देखना, जब भी एसिडिक इग्नियस रॉक बाहर आता है मान लो कि दिस इज अवर सरफेस, ये मैग्मा है, अल्टीमेटली वॉल्केनिज्म होना चाहिए, ये लो वॉल्केनिज्म बाहर आ गया। बट ये वॉल्केनिज्म क्यों होगा? मैंने प्लेट टेक्टोनिक थियरी में भी समझा था, जब 2 प्लेट टकराती है, एक प्लेट क्या हो जाती है? सबडक्ट हो जाती है, मैग्मा में मिक्स हो जाती है और धुम करके ऐसे बाहर आता है। ठीक है, मतलब इन केस ऑफ कन्वर्जेंस, पहला पॉइंट मैं बात कर रहा हूं किसकी? एसिडिक इग्नियस रॉक की बात कर रहा हूं, समझना ध्यान से। ये रॉक एसिडिक लावा से बनता है। किससे बनता है? ये एसिडिक लावा से। और एसिडिक लावा कब बाहर आता है? ये कब बाहर आता है? जब केस बनता है, कौन सा? कन्वर्जेंस का केस बनता है। आई होप सभी को कन्वर्जेंस पता होगा, नहीं पता होगा तो पुराने लेक्चर्स देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी 2 लेक्चर मैंने लिए हैं उसके लिए अलग से। कन्वर्जेंस का केस होगा, इसका मतलब ये एक प्लेट है, ये मेरी प्लेट नंबर 1 है, दूसरी प्लेट है, ये आ रही होगी, टकरा रही होगी, दिस इज प्लेट नंबर 2, अंदर आके ये क्या कर रही होगी? सबडक्शन हो रहा होगा, मैग्मा में ये मिक्स हो रही होगी।
और धीरे धीरे से देखते रहना इधर ध्यान से, धीरे धीरे से अब मैग्मा का कंटेंट फुल हो चुका है तो मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरी प्लेट है, मैग्मा नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सीधा सीधा आराम से आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। मतलब ये मैग्मा जैसे ही लावा बन के बाहर आना होगा, इस प्लेट को तोड़ के आना पड़ेगा। मतलब ये मैग्मा ऐसे नीचे से मार मार के ऐसे धुम करके बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब जब तक ये प्लेट टूटेगी नहीं, जब तक ये प्लेट टूटेगी नहीं, तब तक ये मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगा लावा बन के। मतलब मैग्मा अभी भी अर्थ के इंटीरियर में है। इसका मतलब ये जो लावा बाहर आने वाला है, ये जो लावा मैग्मा जो है, ये जो लावा एसिडिक लावा जो बाहर आने वाला है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये कहां पे बिता रहा है? अर्थ के इंटीरियर में बिता रहा है। कहां पे बिता रहा है? अर्थ के इंटीरियर में। कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सुनते रहना। दूसरा अगर मैं बोलूं बेसिक, बात कर रहे हैं किसकी? बेसिक इग्नियस रॉक की बात करते हैं। बेसिक इग्नियस रॉक की अगर मैं बात करूं, ये बेसिक इग्नियस रॉक किससे बनेगा? बेसिक लावा से बनेगा। बेसिक लावा कब बाहर आता है? जब डाइवर्जेंस का केस होता है। जब कौन सा केस हो जाता है साहब? डाइवर्जेंस का केस हो जाता है। मतलब ये है मेरी प्लेट नंबर 1 और ये है मेरी प्लेट नंबर 2 और नीचे है क्या? मेरा मैग्मा। अब मैग्मा को कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या? नहीं। ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, आराम से बीच में गैप देखने को मिल रहा है, मैग्मा आराम से बाहर आ जाएगा लावा बनके। तो आराम से डाइवर्जेंस के केस में साइलेंट इरप्शन हो रहा है। यहां पे धूम धमाका हो रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वायलेंट इरप्शन होता है। तो इसका मतलब साहब ऐसा कहना चाहते हो कि जब भी वायलेंट इरप्शन होगा एसिडिक लावा बाहर आएगा? यस। अब पिछला लेक्चर कनेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, जब भी साइलेंट इरप्शन हो रहा होगा, तब कौन सा लावा बाहर आ रहा होगा साहब? बेसिक लावा बाहर आ रहा होगा। बेसिक लावा। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स, ये पता होना चाहिए। इसका मतलब साहब अब मैं कनेक्शन बिठाता हूं, अब देखो आएगा मजा। ये पुराने लेक्चर जिसने किए उसको पता चलेगा। ये जो लावा बनेगा इससे मेरा वोल्केनिक माउंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल्केनिक माउंटेन। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरा जो भी वोल्केनिक माउंटेन बन रहा है, उसमें एसिडिक लावा देखने को मिलेगा। उसके पत्थर एसिडिक इग्नियस रॉक होंगे। यस, 100% सही। इसका मतलब क्या हुआ साहब? मुझे पता है डाइवर्जेंस की वजह से, इस डाइवर्जेंस की वजह से ओशियन का फ्लोर बना था। याद करो प्लेट टेक्टोनिक थियरी, याद करो डाइवर्जेंस। नेसेंट सी बना था। नेसेंट सी बनने के पहले उसकी प्लेट बनी थी, उसकी क्रस्ट बनी थी, सीमा से बनी थी। याद आ रहा होगा सभी को, राज खोल दिए थे हमने सारे के सारे। तो ये जो मैग्मा बाहर आया था उस टाइम पे ओशियन का फ्लोर में सीमा है, और अब मैं और एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं। सीमा नहीं है, एक्चुअली में वो क्या है? बेसिक लावा। ठीक है, मतलब ओशियन के सरफेस पे, अगर ओशियन के सरफेस पे मैं देखने जाऊंगा, बेसिक लावा के साथ साथ बेसिक इग्नियस रॉक देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब साहब आप ये कहना चाह रहे हो, जिन लोगों ने पुराना लेक्चर भरा है मजा कर रहे होंगे, मिड ओशियनिक रिज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जीपीएससी का बन सकता है। मिड ओशियनिक रिज में कौन सा लावा मिलता है? क्या एसिडिक लावा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कौन सा लावा मिलेगा साहब? बेसिक लावा मिलेगा। कितना वंडरफुल कॉन्सेप्ट है, कितना बेहतरीन कनेक्शन है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी। जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है ना, उसको ये हवा ही नहीं लगेगी कि मिड ओशियनिक रिज में बेसिक लावा होगा। वो कुछ भी तुक्का मारेगा, एसिडिक बेसिक दोनों मार देगा। नॉट एट ऑल। कौन सा लावा देखने को मिलेगा? बेसिक लावा, है ना। अभी तो साहब अगर आपको मजा आ रही है तो आप एक बार ऑफलाइन बैच में आओ, मोक्ष दिला दूंगा, मोक्ष। ठीक है, ज्योग्राफी में से, मतलब मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इवन एक आध सब्जेक्ट जो भी मुझे मिलेगा वेब संकुल में, एक क्वेश्चन भी ऐसा आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा जो मुझे नहीं आता हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं भूल गया हूँगा या मैंने रिवाइज नहीं किया होगा, बट
कुछ नया ही पूछ लिया, दुनिया से अलग पूछ लिया, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे यूपीएससी लेवल का पढ़ा जाता है, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा। ठीक है, आप आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, खैर कोर्स का प्रमोशन की बात नहीं है, जो रियलिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए तो अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक इग्नियस रॉक आ गया, बेसिक इग्नियस रॉक आ गया। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है उसको अपने समझते हैं। ये तो हो गया, साइलेंट इरप्शन में बेसिक लावा, मिड ओशनिक रिज में बेसिक लावा, वायलेंट इरप्शन में एसिडिक लावा, एंड देन क्या है ये अपना वॉल्केनिक माउंटेन में भी कौन सा लावा, एसिडिक लावा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मजा, ये तो हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, ये जो एसिडिक इग्नियस रॉक है, बेसिक इग्नियस रॉक है, सिलिका का कंटेंट फेयर इन कलर, डार्क इन कलर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे ज्यादा है कैसे कम है, अब उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले जल्दी से जो अभी हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। कि ध्यान देना, अभी एक और मजा आने वाला। अभी एसिडिक इग्नियस रॉक कौन से केस से बनता है, कन्वर्जेंस में बनता है, और बेसिक इग्नियस रॉक कौन से केस में बनेगा, डाइवर्जेंस के केस में बनेगा। डन। अब देखो मुझे अच्छे से पता है कि एक प्लेट ये जो है, दूसरी प्लेट ये है, ये अंदर जा रही है, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर बेसिक से तो ज्यादा है, क्योंकि मैग्मा ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे घूम रहा है, अर्थ के इंटीरियर में घूम रहा है। मतलब कंपैरेटिवली टेम्परेचर जो भी लावा बाहर आने वाला होगा तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर इसका ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, मुझे पता है कि ये डाइवर्जेंस का केस है, तो ये जो डाइवर्जेंस का केस है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, मैग्मा आराम से बाहर आ रहा है, तो ज्यादातर मैग्मा अर्थ के बाहर देखने को मिल रहा है ना, अर्थ के इंटीरियर में। इससे तो कम समय के लिए वो है, इससे तो कम समय के लिए है, मतलब कंपैरेटिवली इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। अब देखो एक नई बात बता रहा हूं, यहां पे क्योंकि मैग्मा ज्यादा टाइम अंदर है ना, फॉरगेट अबाउट टेम्परेचर, मैं तो टाइम की बात कर रहा हूं। टाइम यहां पे मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में ज्यादा है, क्योंकि ये टाइम ज्यादा है इस वजह से टेम्परेचर कंपैरेटिवली इससे ज्यादा है। यहां पे कंपैरेटिवली मैग्मा कम टाइम के लिए रह रहा है, तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पे टाइम ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, अल्टीमेटली लावा तो बाहर आ ही रहा है, बट जो कूलिंग हो रही है लावा की, सुनना ध्यान से, जो लावा की कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। उसके बाद बेसिक में अगर आप देखेंगे, क्योंकि टाइम कम है, ये फटाफट आ जा रहा है, फटाफट आ जा रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स कि ये जल्दी जल्दी कूल हो रहा है, दैट मीन्स कि ये इसकी जो कूलिंग हो रही है, कैसी कूलिंग हो रही है, फास्ट कूलिंग हो रही है। बस ये दोनों शब्द याद रख लो, और अब जो मैं कनेक्शन बिठाऊंगा, मजा ही मजा। स्लो कूलिंग होती है किसके अंदर, एसिडिक इग्नियस रॉक, फास्ट कूलिंग होती है किसके अंदर, बेसिक इग्नियस रॉक। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ मैं यहां पे लिख देता हूं, जिसको भी रनिंग नोट्स बनानी हो वो बाद में बना लेना, वीडियो फिर से देख के या तो फिर रिवाइंड कर करके बना लेना, पहले कॉन्सेप्ट के मजे ले लो। स्लो कूलिंग हो रही है, और यहाँ पे जो कूलिंग होती है, कैसी कूलिंग होती है, फास्ट कूलिंग होती है। अब देखो दो टाइप के पत्थर है, एसिडिक इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक। टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ रहा है, कूलिंग रेट में डिफरेंसेस आ रहा है। आपको लगता नहीं है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों के वेशभूषा में, इनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगा, या डिफरेंसेस आ जाएंगे? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। अब इन चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है सॉइल पे, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब देखो कैसा होता है ये, ठीक है। स्लो कूलिंग की वजह से, स्लो कूलिंग की वजह से, ध्यान देना अभी, स्लो कूलिंग की वजह से ये जो भी पत्थर बनेगा, एसिडिक इग्नियस रॉक, ये जो भी पत्थर बनेगा, मैं बोल सकता हूं स्लो कूलिंग हो रही है, मतलब टाइम ज्यादा है, टाइम इसको ज्यादा मिल रहा है ठंडा होने का, ठीक है। स्लो कूलिंग है, टाइम ज्यादा हो रहा है इसको ठंडा होने का, मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं, जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं,
इनको बराबर टाइम मिल रहा है अपना शेप धारण करने का। तो देख लो ये जो पार्टिकल्स हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एसिडिक इग्नियस रॉक में ऐसा कुछ दिखेगा, एकदम परफेक्टली शेप्ड दिखेंगे, जैसा मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूं, देखते रहना बस। परफेक्ट शेप दिख रहा है। इसको, इस परफेक्ट शेप के मॉलिक्यूल्स को, इस परफेक्ट शेप के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं अपने? क्रिस्टल्स। और क्योंकि एसिडिक इग्नियस रॉक में क्रिस्टल्स बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर कहलाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है ये? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है सॉइल पे, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे। कैसे? थोड़ी देर रुक जाओ। अगर स्लो कूलिंग है, टाइम ज्यादा है, तो क्रिस्टल्स बनेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाला ये पत्थर होगा। डन। इधर आते हैं, यहां पे कैसी कूलिंग हो रही है साहब? फास्ट कूलिंग हो रही है। तो ये एक मैं सैंपल उठा लेता हूं। अब देखो फास्ट कूलिंग हो रही है, इधर स्लो कूलिंग थी, तो क्रिस्टल्स के पास बराबर टाइम था, मॉलिक्यूल्स के पास, पार्टिकल के पास बराबर टाइम था कि वो अपना शेप धारण कर ले, तो उन्होंने बना दिए क्रिस्टल्स, उन्होंने बना दिया परफेक्ट शेप। लेकिन इधर टाइम है ही नहीं, फास्ट कूलिंग हो रही है, कंपैरेटिवली फास्ट कूलिंग हो रही है, तो क्या अब शेप बन पाएगा क्या? है ना। इसको मैं अपने देसी एग्जांपल से समझाता हूं। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नवरात्रि। ठीक है, फॉर एग्जांपल के एक केस ऐसा है, ये स्त्रियों पे भी लागू पड़ता है, पुरुषों पे भी लागू पड़ता है। ठीक है, तो एक केस अपने ले लेते हैं कि आपको गरबा करने जाना है। ठीक है, आपको क्या करने जाना है? गरबा करने जाना है, और टाइम है शाम के, मतलब रात के 9 बजे जाना है, पहुंच जाना है, गरबा शुरू हो जाएगा। 9 बजे के बाद एंट्री किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अपने कंडीशन मान के चलते हैं। अब आपको दे दिया, टाइम दे दिया, लेट से स्त्री हो या पुरुष हो, आपको टाइम दे दिया कि आप सुबह से लेके तैयार हो जाओ, सुबह से जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, बराबर मेकअप वेकअप लेके आओ, फेशियल करा के आओ, बाल बाल एकदम सेट करा के आओ, जो करना हो करो, पूरा दिन है आपके पास टाइम होने के लिए, तैयार होने के लिए पूरा दिन है। एक केस ये हो गया। तो क्या करोगे? और उस दिन मान लो कुछ काम भी नहीं करना, वेले बैठे हो, तो तैयार हो गए जबरदस्त एकदम, हेयर स्टाइल डाय बाय करा के एकदम धूम धमाका, है ना, तेनू काला चश्मा पहन के मेकअप वेकअप लगा के तैयार हो जाओगे और आराम से गरबा करने जाओगे। ठीक है। दूसरा केस कंडीशन वही है, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, आपने पास लिया हो तब भी वो फाड़ देगा, कोई मीनिंग नहीं है। 9 बजे के बाद एंट्री नॉट अलाउड, क्योंकि ओवर क्राउड हो जाता है। तो अब 9 बजे आपको पहुंचना है, आप 8:30 बजे तो जॉब से घर पे आए हो, और अब आपने पैसे भर दिए, 1000 रुपए की टिकट है मान लो, और वेस्ट नहीं जाने देना है। अब क्या? आधे घंटे में उधर पहुंचना है, 20 मिनट का तो रास्ता है, तो बचे कितने? 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर स्त्री हो या पुरुष हो तैयार होना है। हाँ, अब बताओ कैसे तैयार होगे? जाना तो है। तो जे आयु पहरियो ने हेडिया मोड़ू बोड़ू कोने जोयू हेडो, यही हो जाएगा, है ना। फिर मस्त मंजुलिका बन के जाएंगे, और तो क्या। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, टाइम नहीं है तैयार होने का, तो फटाफट निकलोगे, क्योंकि जाना तो है ही। टाइम है तो जबरदस्त तैयार होकर निकलोगे। टाइम है, क्रिस्टल्स बन रहे हैं, टाइम नहीं है, क्रिस्टल्स बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे, इसके अंदर क्रिस्टल्स बनेंगे ही नहीं। मतलब बेसिक इग्नियस रॉक के अंदर क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा सॉइल पे एंड एग्रीकल्चर पे। यहां तक समझ में आ गया? बस मुझे क्या याद रखना है, जो कुछ भी बोर्ड पे इधर लिखा हुआ है मुझे इतना याद रखना है, रीजन मैंने बता दिया, रीजन के साथ पढ़ा दिया। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो क्या याद रखना है। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, है ना, उसमें मुझे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसमें परफेक्ट शेप होता है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसमें परफेक्ट शेप जैसा कुछ होता ही नहीं है मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये मुझे याद रहना चाहिए।
ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया एक पत्थर है वो घिस जाएगा तो क्या बन जाएगी, मिट्टी, और वही मिट्टी इस्तेमाल होगी एग्रीकल्चर में। तो मैं दो केस आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब देखना डायरेक्ट कनेक्शन एग्रीकल्चर से कैसे है। ठीक है, इसको अपने हटा देते हैं। पहला केस किसका है, एसिडिक इग्नियस रॉक वाला केस है। दूसरा केस कौन सा है, बेसिक इग्नियस रॉक। मैं दोनों का आपको मिट्टी का एक सैंपल दिखाता हूं। मिट्टी कैसे बनी वो अपने थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट मिट्टी का एक सैंपल बना देता हूं ताकि आपको पता चले। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सॉइल है, थोड़ा मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया ताकि आपको क्रिस्टल्स दिख सके। तो ये देखो बराबर से मुझे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। क्योंकि एसिडिक इग्नियस रॉक है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। ये जो मैं बना रहा हूं गोले गोले, दीज आर क्रिस्टल्स, तो बन गया मेरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरे केस में बेसिक इग्नियस रॉक का मिट्टी का एक सैंपल उठा लिया। लेट्स से दिस इज द सैंपल। इसमें कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा, बद्दू रमण भमणा जैसे। ठीक है, हाँ। अब मैं करता हूं इसके ऊपर खेती। मैं एक ही क्रॉप उगाता हूं। लेट्स से कि मैं उगा रहा हूं कपास, उगा रहा हूं कॉटन, उगा रहा हूं। देखते हैं। तो ये मैंने उगा लिया यहाँ पे, अब कॉटन उगा लिया। ये उसकी रूट्स है, उसकी जड़ है, ये कॉटन है। मशरूम दिख रहा है साहब, लॉलीपॉप दिख रहा है? कोई लॉलीपॉप मशरूम नहीं है। मन की आंखों से देखो, कॉटन दिखेगा। बोलो हाँ। हाँ ठीक है, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल। सेम ही मैंने क्रॉप ली है, यहाँ पे भी कॉटन तो उधर भी कॉटन। चलो डन, ठीक है। अब मेरे को क्रॉप फेलियर नहीं होने देना, ये फसल बराबर उगनी चाहिए। उगने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए मुझे। तो चलो बारिश करा देते हैं इसमें। लेट से बारिश हो गई, रेनफॉल हो गई। दोनों ही केस में मान के चलते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई है। क्या हो गई इधर, रेनफॉल। ठीक है, बारिश का पानी आ रहा है। इधर भी सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। बारिश का पानी नीचे आएगा, है ना। बारिश का पानी क्या करेगा, नीचे आएगा, ये गैप में से नीचे उतर जाएगा। इधर ये बारिश का पानी आएगा, यहां पे फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, गैप नहीं है इसके अंदर। इधर गैप था तो पानी नीचे उतर गया था। मतलब इसको अपने बोलते हैं कि वाटर परकोलेट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीचे उतरने को अपने बोलते हैं परकोलेट्स डाउन। ठीक है, यहां पे वाटर पकड़ा गया, होल्ड हो गया। अब आप देखो, एक ये मिट्टी है जो किससे बनी है, एसिडिक इग्नियस रॉक से। दूसरी ये मिट्टी है जो किससे बनी है, बेसिक इग्नियस रॉक से। आप खुद फिगर को ध्यान से देखो, किसमें मेरी फसल अच्छे से उगेगी। देख लो आराम से। कमेंट चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, मैं सब कुछ आपके कमेंट्स पढ़ता ही हूँ वैसे, है ना। सो मुझे मजा आता है अब जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हो मेरे वीडियो को। आई लाइक दिस, है ना। सो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट कर दो,
और मैं तो कहता हूँ भाई ऑफलाइन बैच में आ जाओ, है ना। तो मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाऊँ, मेरे को भी मजा आए, आपको भी मजा आए, एग्जाम पास हो जाए, ठीक है। खैर अब देखिए इसको, एसिडिक इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक, इसमें पानी नीचे उतर जा रहा है, यहाँ पे पानी नीचे उतर कम रहा है, नहीं रहा है मतलब कम रहा है, यहाँ पे पकड़ के रखी है मिट्टी ने, मतलब इसमें तो ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, बट मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो इन सबको जड़ पे पानी देना ना, मुझे तो इन सबको यहाँ पे पानी रोकना पड़ेगा, तभी तो ये ग्रो करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्रॉप फेलियर की सिचुएशन आ जाएगी। कैसी सिचुएशन आ जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी मेरी। पानी नहीं मिलेगा तो साहब क्या करूंगा, ग्राउंड वाटर का मैं करूंगा क्या, जब यहाँ पे मेरी मिट्टी पकड़ ही नहीं पा रही है पानी को। इसका मतलब जैसा मैंने पहले बताया था कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी अब प्रूफ करके दिखा दिया। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम है, इस वजह से ये मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब इसमें फसल उगेगी, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। इसमें क्रॉप फेलियर मेरा नहीं होगा, क्रॉप फेलियर नहीं होगा। अब देखो ब्लैक इग्नियस रॉक है, इसी से ही मेरी बनती है कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल बन जाती है। बेसिक इग्नियस रॉक है, डार्क इन कलर है, तो मेरी कौन सी सॉइल बन जाएगी, ब्लैक सॉइल। मतलब गुजरात की जो मिट्टी है, जो सौराष्ट्र की अपना काठियावाड़ में सौराष्ट्र में माटी है ते खूब ज उपजाऊ है। केम के ते केवी माटी है, काળી माटी છે, તે પાણીને પકડી રાખે છે, એને કહેવાય રિગુર સોઇલ કહેવાય, है ना, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, इंडियन ज्योग्राफी में भणीशुं आपणे, है ना। मतलब ब्लैक सॉइल जो है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, कॉटन के लिए जानी जाती है ब्लैक सॉइल। क्यों जानी जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अब आप बताओ, आप खुद किसान हो, आपको मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, अब आप बता दो कौन सी मिट्टी पसंद करोगे। आप बोलोगे साहब ब्लैक सॉइल ज जोईए, એટલે તો હું એવું કહીશ ને કે સારો લાવા કયો, તમે કહેશો બેસિક લાવા, તો સારો પથ્થર કયો, તો બેસિક ઇગ્નિયસ रॉक, है कि नहीं, बोलो आया, आनंद आया। मतलब अब देखो कनेक्शन, मैग्मा से लावा बना, लावा जैसा होगा वैसा रॉक बनेगा, जैसा रॉक होगा वैसी मिट्टी बनेगी, जैसी मिट्टी होगी वैसा एग्रीकल्चर होगा। तो डिपेंड्स ऑन लावा के, लावा की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर का मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि इससे जो भी सॉइल बनेगी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लिख देता हूं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। चलो डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इग्नियस रॉक, है ना। अब इतना है, खाली डेफिनेशन नहीं पढ़ानी है, कितने सारे लोग डेफिनेशन पढ़ा के निकल लेते हैं, अपना ऐसा काम नहीं है। डेफिनेशन भी पढ़ा लिया, मीनिंग समझा लिया, डिटेल में डिस्कशन भी कर लिया। एक लास्ट चीज, अब इतना पढ़ लिया तो एक और नाम याद रख लो, जो भी पत्थर, अब तक तो मैं क्या बोल रहा हूं, एसिडिक इग्नियस रॉक बोल रहा हूं, एक्चुअली में इसका नाम है ग्रेनाइट रॉक। एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्रेनाइट रॉक। ये जीपीएससी का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है भाई, 2025 का क्वेश्चन है। सो ग्रेनाइट का पत्थर इग्नियस रॉक है। दूसरा, ये मेरा बेसिक इग्नियस रॉक है। अब तक मैं बेसिक इग्नियस रॉक बोल रहा था, लेकिन अब मैं नाम चेंज कर दूंगा, ये मेरा बेसाल्ट का पत्थर हो जाएगा, बेसाल्टिक रॉक। कैसा रॉक हो जाएगा ये, बेसाल्टिक रॉक। तो नाम याद रखो, ग्रेनाइट रॉक सीधा पूछ लेगा, ग्रेनाइट रॉक किसका एग्जांपल है, इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, फायर रॉक का एग्जांपल है, लावा से बनता है ये। दूसरा, बेसिक इग्नियस रॉक बेसाल्टिक रॉक है, ये भी किसका एग्जांपल है, इग्नियस रॉक का ही है, फायर से ही बनता है, बट टेम्परेचर उसमें कंपैरेटिवली कम हो जाता है, तो फास्ट कूलिंग हो जाती है, और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, दिस इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप सबको डिफरेंस पता चल जाएगा। इधर से तो मेंस में क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बना सकता है, डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक इग्नियस रॉक, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आई होप सबको पता चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, पत्थर घिस जाता है, रॉक जो है जब घिस जाता है तो क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। वो प्रोसेस भी सिखा देता हूं, है ना, तो याद करोगे मुझे।
चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैं बता रहा हूं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे मिट्टी बनती है, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो देखिएगा, ध्यान से देखना इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पत्थर है, मान लेता हूं मेरे पास इग्नियस रॉक है, कोई सा भी इग्नियस रॉक हो जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन सा रॉक है, ये इग्नियस रॉक है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, पत्थर तो पत्थर है, ठीक है। इसमें अब मुझे क्या बनानी है, इसमें से सॉइल बनानी है। तो देखो इसके ऊपर प्रोसेस लगती है, टोटल 4 प्रोसेस लगती है। कौन सी प्रोसेस लगती है, कितनी प्रोसेस लगती है, टोटल 4 प्रोसेस। कौन सी है वो मैं बता देता हूं। अच्छा, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन की कुछ प्रोसेसेस होती है, 4 प्रोसेस होती है, याद रखना है नाम सीक्वेंस में। सबसे पहली प्रोसेस होती है जिसको अपने बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, वेदरिंग प्रोसेस, ये टी है, वेदरिंग प्रोसेस। दूसरी जो प्रोसेस होती है इसको अपने बोलते हैं दिस इज इरोजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, इरोजन प्रोसेस। तीसरी जो प्रोसेस लगती है उसको अपने बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे अपने, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथी जो प्रोसेस लगती है दैट इज कॉल्ड एज एक्यूम्यूलेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूम्यूलेशन। मतलब इन 4 प्रोसेस से कोई भी पत्थर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं ये चारों प्रोसेस, पहले नाम देख लो। सबसे पहला है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथा है एक्यूमुलेशन। डन। चलो अब इस यही प्रोसेस अपने यहाँ पे इस पत्थर पे अप्लाई करते हैं। सो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता रहा हूं वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस, ये पत्थर है, क्या बारिश होगी कि नहीं होगी, नॉर्मल ये पत्थर है, इसके ऊपर बारिश गिरेगी, पानी गिरेगा, है ना, रेनफॉल लिख रहा हूं या रेन लिख देता हूं। अब जस्ट इमेजिन करें एक रोड, नया रोड बनाया हुआ है, ठीक है, नया रोड बना है, खूब तेज बारिश हो रही है, 10-15 दिन बारिश हो गई, क्या नया रोड जैसा 10-15 दिन पहले था अभी भी वैसा ही रहेगा क्या, नहीं। आप बोलोगे साहब छोटे छोटे गड्ढे हो जाएंगे, हाँ, मतलब वो टूटना शुरू कर रहा है, वो टूटना शुरू कर रहा है, बिल्कुल सही। तो इसके अंदर रेन हो रही है, दूसरा हवाएं बहती है, हवाएं विंड्स बहती है ना, ले जाए जाने जहां हवाएं। इसमें अगर मान लो कि कोई ये बर्फीले इलाके में है, बर्फीले इलाके में, तो उसके ऊपर यहाँ पे स्नो भी तो होगी, बर्फ भी तो होगी, और बर्फ जब पिघलेगी वो भी तो कुछ ना कुछ इस रेड लाइन पे, इस रॉक पे इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। सो नेचुरल फोर्सेस जितने भी है, कहने का मेरा ये मतलब है कि रेनफॉल हो जाए, विंड हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, ये सारे के सारे पत्थर पे इम्पैक्ट डालते हैं, सारे के सारे पत्थर पे इम्पैक्ट डालते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, विंड भी जब ऐसे बहती है तो सामने पत्थर ऐसे मारेगी ना, ऐसे ऐसे मारेगी कि नहीं मारेगी, ऐसे जब वो मारेगी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना साहब, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बारिश इतनी तेज हो रही है, स्नोफॉल इतना खतरनाक हो रहा है, तो अब इसके अंदर इम्पैक्ट क्या होगा, इसके अंदर धीरे धीरे मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखा रहा हूं, ईयर नहीं बना रहा हूं, इसके अंदर धीरे धीरे साहब क्या हो रहा है, दीज आर क्रैक्स डेवलपमेंट, मतलब धीरे धीरे ये टूटना शुरू कर रहा है, इसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। मतलब वेदरिंग प्रोसेस में पत्थर टूटने की शुरुआत कर देता है, पत्थर क्या करता है, टूटने की शुरुआत कर देता है, एंड इट डेवलप्स द क्रैक इन इट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहला मेरा वेदरिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है इरोजन। फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस ही रही, मतलब ये एक दिन का काम नहीं है फ्रेंड्स, लाखों साल लग जाते हैं, हजारों लाखों साल लग जाते हैं इस पत्थर के ऊपर ये 4 प्रोसेस अप्लाई होने में, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्यूमुलेशन, हजारों लाखों साल लग जाते हैं, तब जाके साहब मिट्टी बनती है। इतना आसान काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। सो वेदरिंग हो गया, इरोजन। अब इरोजन में क्या हो जाएगा, ये जितने भी पत्थर है, सॉरी मतलब ये जितना भी पत्थर है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्रिस्टल्स वो सब होंगे,
इनके अंदर होती है बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। जैसे कि मान लो कि ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, दोनों के अंदर की बॉन्ड स्ट्रांग होती है, ये बॉन्ड टूट जाती है। ये बॉन्ड जो स्ट्रांग थी इरोजन में क्या कर जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगी। और अब जो पत्थर पहले टूट रहा था अब टूट के बिखरना शुरू हो जाएगा, उसका एक एक पार्टिकल, एक एक कण उसका अलग होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस इरोजन में पार्टिकल्स की बॉन्डिंग, इस इरोजन में पार्टिकल्स की बॉन्डिंग समाप्त होने लगेगी। पार्टिकल्स धीरे धीरे सेपरेट होने लगेंगे, पार्टिकल्स धीरे धीरे सेपरेट होने लगेंगे। वेदरिंग में टूटना शुरू कर रहा है, क्रैक्स डेवलप शुरू हो चुके हैं। मतलब टूटना और वेदरिंग इरोजन को अपने अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, टूटना और टूट के बिखर जाना, टूटना और टूट के बिखर जाना, दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन। अब टूट के ये बिखर चुका है, अब ये ऐसा नहीं है, अब ये इसके अलग अलग पार्टिकल्स है। मतलब अब तक ये इस तरीके से चल रहा था, अब क्या हो रहा है, छोटे छोटे, मतलब रुक जाओ इसको अपने हटा ही देते हैं। क्रैक्स डेवलप हो गए, सब कुछ डेवलप हो गया। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अब मुझे क्या दिख रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये टूट चुके हैं, इनकी बॉन्डिंग क्या हो चुकी है साहब, अब ये पूरे स्ट्रक्चर में ही ऐसा है, ये अब अलग अलग हो चुका है। तो बस मेरा काम अब आसान हो गया, ये सब कुछ टूट के बिखर चुका है। अब पवन आएगा, इसका एक एक पार्टिकल ये उड़ा के इधर इकट्ठा करेगा, है ना। मतलब ये लोकेशन है ए, ये लोकेशन है बी, तो तीसरा स्टेज लग रहा है मेरा क्या, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा स्टेज मेरा क्या लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। पवन आवशे અહીંથી ઉડાઈને પેલી બાજુ ફેંકી દેશે, पानी आवशे उसको अपने साथ क्या कर जाएगा, बहा के लेके चला जाएगा। पानी आएगा इसको अपने साथ बहा के इधर लेके यहाँ पे इकट्ठा कर देगा। इसका मतलब देखते ही देखते ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आके दूसरी जगह से, दिस इज लोकेशन ए, दिस इज लोकेशन बी, यहाँ पे धीरे 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 क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और अगर यही ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस चलती रही तो यहाँ पे चौथी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसको अपने बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन એટલે ભેગું થવું, इकट्ठा करना। यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स पवन ने, पानी ने उड़ा दिए, बहा दिए, दूसरी जगह पे ले गए, दूसरी जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दिए, दूसरी जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। एक्यूमुलेट हो गया, जैसे ही एक्यूमुलेट हो गया बन गई है मेरी सॉइल। क्या बन गई है, मेरी सॉइल। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो पहले पत्थर था, उसको घिस डाला, अल्टीमेटली पत्थर क्या गायब हो गया, घिस गया पत्थर, है ना। अब इसकी शक्ल देखोगे तो ऊपर का पोर्शन इसका घिस चुका है ना। इसको अपने अगर अलग से बना के देखने की कोशिश करें तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा साहब। अब ये पूरा पत्थर क्या कर गया है, घिस चुका है। ऐसा पत्थर दिखेगा कुछ, इतना बड़ा पत्थर था, छोटू सा पत्थर ये इग्नियस रॉक बन गया। ये भी हजारों साल बाद घिस के खत्म हो जाएगा, पत्थर गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगी, सॉइल। मतलब पहले तोड़ा, फिर उसको अलग किया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया और वहीं पर इकट्ठा किया, क्या बन गया, सॉइल। दिस इज ज्योग्राफी, वंडरफुल ज्योग्राफी। ठीक है, खैर तो सॉइल फॉर्मेशन आई होप अब आपको पता चल चुका है, सबको क्लियर है। ठीक है, तो मतलब मेरा एक पत्थर कंप्लीट हुआ। एक पत्थर साहब ऑलमोस्ट 1 घंटा पढ़ा है मैंने, ऑलमोस्ट 1 आवर। अब मुझे ज्यादा अपने बारे में कुछ नहीं बोलना है, आप जहां से भी पढ़े हो, जिधर से भी पढ़े हो, अभी तो इसमें कंटेंट और भी है, बट हर एक चीज में यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप आइए बैच में, मैं बता रहा हूँ रिग्रेट नहीं होने दूंगा, ठीक है, दैट इज माय जॉब, है ना। आप आइए, मजा ना आए तो बोलिएगा, ठीक है। इसमें भी हेपा अबीसल रॉक आता है, प्लूटोनिक रॉक आता है ना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी तो ये मैंने जो पढ़ा है वो
अच्छा ही पढ़ाया है, डिटेल में ही पढ़ा है, बट और डिटेल में आइए और ऑफलाइन सेंटर में आइए तो और डिटेल में पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस ये खत्म हो गई है ना। थोड़ा सा टाइम का भी इश्यू रहता है फ्रेंड्स, है ना। अब मुझे वीडियो में इसको 3-4 घंटे का नहीं बना सकता। ये अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं आपको सिर्फ रॉक ही 3 घंटे पढ़ाता। अब मेरे को कैसे भी करके इसको जल्दी से जल्दी निपटाना है, नहीं तो बच्चा देखेगा वीडियो ही 2 घंटे का है, ओह लेक्चर हो गया, कौन देखे, ऑलरेडी 1 घंटा तो पढ़ा लिया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से, टाइम का लिमिटेशन होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ऑफलाइन आइए, बस मेरा तो इतना ही कहना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हमने इग्नियस रॉक कंप्लीट कर लिया। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट कौन सा रॉक आ जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो इसमें मैं डायरेक्ट सीधा ही समझा देता हूं। सेडिमेंट्री रॉक इसको अपने बोलते हैं, ये रॉक बनता है, लेयर्स वाला रॉक होता है। कैसा रॉक होता है? ये लेयर्स वाला रॉक होता है, जिसके अंदर मुझे फॉसिल्स, अवशेष मुझे मिल जाते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये रॉक, लेयर्स कैसे बनती है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक इग्नियस रॉक था। ठीक है, मुझे पता है कि इसके ऊपर वेदरिंग लगेगा, इरोजन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्यूमुलेशन लगेगा, तो ये मेरी सॉइल बन जाएगी। मतलब ये क्या बन जाएगी? मेरी सॉइल बन जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर मैं कहता हूं, मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी सॉइल बनना शुरू हो चुकी है। फिलहाल मैं लिख रहा हूं कि ये रॉक से क्या बन रही है? मेरी सॉइल बन रही है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि ये पहली लेयर बनी है, पहली लेयर, फर्स्ट लेयर आई है, तो यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख देता हूं। ठीक है, और सिर्फ कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि डिफरेंस पता चले। अब अगर मैं कहता हूं कि वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्यूमुलेशन अभी भी चालू है, तो एक लेयर तो बन गई ना साहब, कितनी लेयर बनाओगे? अब इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, दूसरी लेयर आ जाएगी। तो देखो सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूं ताकि डिफरेंस पता चले। इसके ऊपर ये दूसरी लेयर आ जाएगी, हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई। अभी भी सॉइल ही है, ये पत्थर नहीं बना है। पत्थर कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा, सॉइल है ये। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल इतनी तो बन गई ना। अब इसके ऊपर मान लो कि एक डायनासोर घूम रहा था, इस मिट्टी के ऊपर पुराने टाइम में डायनासोर घूम रहा था, है ना, और डायनासोर की मृत्यु हो गई। डायनासोर उस मिट्टी के ऊपर घूम रहा था, मान लो डायनासोर की मृत्यु हो गई, तो ये लो, ये पड़ गया डायनासोर। अब पूरा डायनासोर नहीं बनाऊंगा, नहीं तो तुम लोग भाग जाओगे, डीनो लिख देता हूं। डायनासोर मर गया, उसकी चमड़ी समय रहते डिग्रेड हो गई, खत्म हो गया, लेकिन हड्डियां बच गई। तो ये दीज आर दी बोन्स, मतलब फॉसिल्स हो गई ये। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं अभी भी ये वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्यूमुलेशन, ये सब कुछ इग्नियस रॉक पे चालू ही है। तो इसके ऊपर भी हो सकता है ना एक लेयर आ जाए, तो बस वही लेयर बना रहा हूं। ये देखिएगा मेरी तीसरी लेयर बन रही है। ये मेरी तीसरी लेयर बन गई। अब आप देखिएगा, और एक और समझने के लिए चलो मैं एक और लेयर बना देता हूं। हाँ, नंबर 4, अगर वही प्रोसेस चालू रही तो एक और लेयर अपने बना देते हैं। तो मुझे यहाँ पे कितनी लेयर दिख रही है? मुझे यहाँ पे साहब 4 लेयर दिख रही है। ठीक है, अभी भी ये क्या है? पत्थर नहीं बना है, क्या है ये? सॉइल। अब होगा क्या? होगा कुछ यूं, जस्ट इमेजिन करें, ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर कितनी लेयर वजन लगा रही है? मतलब अगर आप नंबरिंग करके देखोगे तो ये तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर, ये सब क्या कर रही है? नंबर 1 के ऊपर ऑब्जर्व करें, इस लेयर को ऑब्जर्व करें, इस लेयर को, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, वजन लग रहा है किसका? सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेयर का, है ना। कोई भी चीज, यहाँ पे ये सॉइल है, अलग अलग पार्टिकल्स है, जब उसके ऊपर आप वजन लगाओगे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा, मतलब प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से ये क्या बन रहा है? कॉम्पैक्ट हो रहा है। जो एक एक कण अलग अलग थे, आप उसको स्क्वीज कर रहे हो, तो एक एक पार्टिकल को जोड़ना शुरू कर रहे हो, है ना, जोड़ना शुरू कर रहे हो। सीधी सी बात है ना, कि आपने क्या कर दिया, पहले मिट्टी अलग अलग थी, अब आप क्या कर रहे हो? उसको जोड़ रहे हो। थोड़ा सा मान लो बारिश हो गई, पानी इकट्ठा हो गया, तो ये एकदम चिकी मिट्टी जैसा, क्ले जैसा बन जाएगा, और उसको अब सालों साल
1000 साल से भी ऊपर, 1,00,000 साल आपने क्या किया, उसको प्रेशर लगाते ही रह रहे हो, लगाते ही रह रहे हो, लगाते ही रह रहे हो। एक टाइम आएगा ना कि ये सारे जो पार्टिकल्स थे अब ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे, अब ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे, हो गई एक लेयर बन गई, अब ये कॉम्पैक्ट है। उसी तरीके से ये दूसरी लेयर पे थर्ड और फोर्थ का वजन पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी लेयर्स बनना, कलर चेंज कर रहा हूं ताकि सिर्फ डिफरेंस पता चले, यहाँ पे भी लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी। देख लो 2 लेयर तो मुझे दिख रही है, मैंने क्या लिखा है, रॉक में क्या दिखेंगी, लेयर्स दिखेंगी, 2 लेयर बन गई। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कॉम्पैक्शन की वजह से ये यहाँ पे तीसरी लेयर बनना शुरू हो जाएगी, ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे, ये तीसरी लेयर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, बन जाएगी तीसरी लेयर। और अगर ये प्रोसेस चलती रही तो मैं बोल सकता हूं ना कि इसके ऊपर भी ये भी एक टाइम तो आएगा कि ये भी इकट्ठा हो जाएगा, इसके ऊपर भी कोई दूसरी लेयर का प्रेशर लगेगा तो ये भी इकट्ठा हो जाएगा। अब आप देखें कितनी लेयर दिख रही है, 1 2 3 4 लेयर दिख रही है, और बीच में मुझे क्या दिख रहा है, फॉसिल्स। मतलब फॉसिल कैसे बीच में आ गया, आप समझे, ये मेरी एक लेयर थी, इधर मैंने क्या कर दिया, लेट से इधर हड्डी रख दी, उसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी, तो मुझे क्या दिख रही है, क्या लेयर नहीं दिखेगी ना, ये तो जब मैं खुदाई करूंगा तभी ये लेयर जब हटेगी तब मेरे सामने ये हड्डी बाहर आएगी, बाकी ये हड्डी मेरे सामने बाहर कभी आएगी नहीं, है ना। मतलब इसमें टेम्परेचर का रोल नहीं है, अगर इग्नियस रॉक होता तो सारी हड्डियों को पिघला देता और सीधा ही मैग्मा में मिक्स कर देता, बट यहाँ पे टेम्परेचर का रोल नहीं है साहब, यहाँ पे लेयर्स बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, एक एक करके लेयर्स बन रही है, और बीच में अगर फॉसिल फंस गया, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, दैट मीन्स कि दिस रॉक कंसिस्ट ऑफ फॉसिल्स, है ना। तो बस ये याद रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसा रॉक होता है, लेयर वाला होता है, और इसके अंदर फॉसिल देखने को मिलते हैं। इग्नियस रॉक के अंदर मैग्मा ने सब कुछ पिघला दिया है साहब, क्योंकि वहां पे रोल था, टेम्परेचर का रोल था। इसके अंदर इग्नियस रॉक के अंदर फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते हैं। प्लस इग्नियस रॉक के अंदर क्या लेयर्स देखने को मिलते हैं क्या, जी नहीं साहब, यहाँ पे लेयर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो दूसरे टाइप का रॉक खत्म हुआ। कौन सा रॉक था ये, सेडिमेंट्री रॉक। अब आप बोलोगे कि साहब इसका एग्जाम्पल दे दो, तो मैं बोलूंगा इसका एग्जाम्पल है, एकदम इजी है, याद रख सको तो अच्छी बात है, जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे। एक होता है सैंडस्टोन, 2 नाम बता रहा हूं, दोनों नाम याद रखो, एक होता है सैंडस्टोन, दूसरा कौन सा होता है, लाइमस्टोन, चूनानो पत्थर, है ना, लाइमस्टोन दैट इज नथिंग बट इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन इट इज नथिंग बट अ सेडिमेंट्री रॉक। सो कहने का मतलब क्या है, लेयर वाला होगा, फॉसिल्स होने की संभावना बन जाती है, ठीक है, डन। चलो, तो दूसरे टाइप का रॉक भी समाप्त हुआ। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड टाइप ऑफ रॉक। थर्ड टाइप ऑफ रॉक कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है साहब, अभी आपको कुछ सिखा के जाएगा वो। मेटामॉर्फिक रॉक आपके जीवन के लिए भी काम का है। ये कैसे बनता है, कोई भी पत्थर हो, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, जब इनके ऊपर आप, ये कीवर्ड है हीट एंड प्रेशर, जब इनके ऊपर आप क्या करोगे, हीट एंड प्रेशर अप्लाई करोगे, तब ये चेंज हो जाएगा, तेनो रूपांतरण थई जैसे ये चेंज हो जाएगा किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लाइमस्टोन का मैंने पत्थर ले लिया, अभी हमने देखा लाइमस्टोन का पत्थर, लाइमस्टोन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक,
लाइमस्टोन के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है, लाइमस्टोन के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है हीट एंड प्रेशर। क्या अप्लाई कर दिया है? हीट एंड प्रेशर। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, इसके अंदर वैल्यू एडिशन हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी और अब ये लाइमस्टोन नहीं रहेगा। हीट एंड प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये बन जाता है साहब मार्बल बन जाता है। क्या बन जाता है? मार्बल। तो यस यस यस, मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ हीट एंड प्रेशर। अब आप बताएं, आप लेट से व्यापारी हैं, आप एक चूने का पत्थर, लाइमस्टोन का पत्थर बेच रहे हैं, दूसरा मार्बल का पत्थर बेच रहे हो, तो ग्राहक से ज्यादा पैसा किसके लिए मांगोगे? कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर मोर, इज विलिंग टू पे मोर फॉर विच रॉक? मार्बल और लाइमस्टोन? डेफिनेटली मार्बल। मार्बल को जब तपाया गया, जब उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, मतलब ये जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को जब तपाया गया, प्रेशर डाला गया, क्या बन गया? ये मार्बल बन गया। जब भी जीवन में आपको आपके ऊपर प्रेशर आए, समझ जाना प्रगति के रास्ते पे हो, क्योंकि आप तप रहे हो साहब, आप स्ट्रगल कर रहे हो। दिस स्ट्रगल इज योर पावर, सो एंजॉय दिस पावर, सो एंजॉय दिस पावर। जब लाइमस्टोन के ऊपर हीट एंड प्रेशर अप्लाई कर दिया, इसने एंजॉय कर लिया, इसकी वैल्यू बढ़ गई साहब, ये बन गया मार्बल। सो यू हैव टू बिकम लाइक मेटामॉर्फिक रॉक, यू हैव टू बिकम लाइक मेटामॉर्फिक रॉक। अपने आप को मार्बल बनाने की कोशिश करो। लाइमस्टोन तो अभी हो ही साहब, हीट एंड प्रेशर थोड़ा सा ले लो, एग्जाम पास हो जाएगी, मार्बल बन जाओगे। सो ज्योग्राफी, यस ज्योग्राफी भी मैसेज देता है, जो भी इंसान तपता है, संघर्ष करता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक दिन मार्बल की तरह वैल्यू बना के सर उठा के जिएगा। ठीक है यार, सो दिस इज ज्योग्राफी, है ना। तो इंसान को भी कैसा बनना चाहिए? मेटामॉर्फिक रॉक जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। हीट एंड प्रेशर, हमने सुना हुआ है ना कि सोना भी तप के ही खरा होता है। सो करो स्ट्रगल, जम के पढ़ाई करो, जम के, है ना। और आओ यहाँ पे बैच में, देखो कैसे मजा करते हैं। ठीक है, चलिए। सो मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे चेंज हो गया, हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया, लाइमस्टोन से किस में कन्वर्ट हो गया? मार्बल में। डन। अच्छा, अब मैं एक टेबल बता रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ, उसमें से कौन से वो पत्थर है जिसके ऊपर हीट एंड प्रेशर अप्लाई करके वो दूसरे में चेंज हो जाते हैं, है ना। तो उसको भी अपने डिटेल में देख लेते हैं, ताकि एक एमसीक्यू जीपीएससी ने ऑलरेडी 3-4 बार पूछ लिया क्वेश्चन, अब अगर आए तो आपसे गलती ना हो जाए। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं रॉक जिसके ऊपर अप्लाई होगा हीट एंड प्रेशर, तो ये अब बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बन जाएगा? ये मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सबसे पहला तो मुझे पता ही है, सबसे पहला एग्जांपल तो मुझे अच्छे से ही पता है कि लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के ऊपर जब भी हीट एंड प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? मार्बल बन जाएगा। ये जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर टू आता है ग्रेनाइट। याद करो, ये इग्नियस रॉक में हमने नाम देखा था, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के ऊपर जब आप हीट एंड प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये बन जाता है नीस बन जाता है। क्या बन जाता है? ये नीस बन जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर 3, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, उसके बाद सैंडस्टोन। सैंडस्टोन के ऊपर, ये भी जीपीएससी का प्रश्न है, जब आप हीट एंड प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये बन जाता है क्वार्टजाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये क्वार्टजाइट। यही क्वार्टजाइट घड़ियों में भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अपनी घड़ियों में देखना क्वार्ट्ज या क्वार्टजाइट ऐसा कुछ लिखेगा। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में मत जाओ अभी। सो लाइमस्टोन हीट एंड प्रेशर मार्बल, ग्रेनाइट हीट एंड प्रेशर नीस, सैंडस्टोन हीट एंड प्रेशर क्वार्टजाइट। नेक्स्ट एक आता है ग्रेफाइट, आता है ग्रेफाइट, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। ग्रेनाइट अलग है, ग्रेफाइट अलग है। जब भी आप ग्रेफाइट पे हीट एंड प्रेशर अप्लाई करोगे साहब, ये बन जाता है डायमंड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये डायमंड बन जाता है। तो आप देखें,
हीरा हीरे जैसा चमकना है तो तपना तो पड़ेगा। आप समझे, रैंक 1 लाना है, रैंक 2 भी नहीं, रैंक 1 लाना है तो हीट एंड प्रेशर तो लेना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ग्रेफाइट भी तप के क्या बन जाता है, तप के और प्रेशर में क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है ना। चलो अब एक और चीज लिख रहा हूं, हालांकि ये सॉइल से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं। कोल, अलग अलग टाइप के कोल आते हैं, टोटल 4 प्रकार के कोल आते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे सुपीरियर होता है एंथ्रेसाइट, मतलब अगर एंथ्रेसाइट को मैं साइड में रख दूं तो बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोल मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया या तो पीट हो गया। इसके ऊपर किसी के भी ऊपर जब मैं हीट एंड प्रेशर अप्लाई करूंगा ये सुपीरियर क्वालिटी का कोल बन जाता है, दैट इज एंथ्रेसाइट कोल बन जाता है। कैसा कोल बन जाता है ये, एंथ्रेसाइट कोल बन जाता है। अब आप देखो, बिट्यूमिनस हो, लिग्नाइट हो, पीट कोल हो, पीट तो एकदम फालतू क्वालिटी का कोल होता है जिसमें राख ज्यादा होती है, हीट एनर्जी उसमें कम होती है। एंथ्रेसाइट कोल आई होप सबको पता होगा, दिस इज द मोस्ट सुपीरियर टाइप ऑफ कोल, है ना। तो ये भी पृथ्वी के अंदर जब इंटीरियर ऑफ अर्थ में जब हीट एंड प्रेशर में एकदम जबरदस्त रगड़ा जाता है तब जाके ये तप के बाहर निकलता है, एंथ्रेसाइट कोल बनता है। ये ब्लू फ्लेम से, ब्लू कलर की फ्लेम से, अगर आप देखिए, अगर आप लाइटर जलाओ, आप कैंडल जलाओ, दिया जलाओ, गैस जलाओ, उसमें कैसी फ्लेम मिलेगी, येलो फ्लेम मिलेगी। माचिस जलाओगे, येलो फ्लेम, ये किससे जलेगा, ब्लू कलर की फ्लेम से जलेगा, है ना। सो इट इंडिकेट्स कि ये पॉल्यूशन भी कम करता है। दिस टाइप ऑफ कोल, इट इज द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अपने डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोल जो है सुपीरियर क्वालिटी का है। अब इंडिया में साहब ये मिलता नहीं है, इंडिया में मेजरली बिट्यूमिनस मिलता है क्योंकि उतना टाइम नहीं हुआ है, हमारा नया नया कोयला है। यूएसए में अगर आप देखें एंथ्रेसाइट कोल मिलता है, उनका बहुत पुराना कोयला है, दैट इज जितना पुराना होगा हीट एंड प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो जाएगा तो एंथ्रेसाइट बन जाएगा है कि नहीं। चलिए, तो यहां तक अपने रखते हैं, आई होप आप इसको कॉपी कर लेंगे, यहां से एक आध क्वेश्चन निकल जाएगा तो फिर याद करोगे मुझे, है ना। सो दिस इज इट, यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज को अपने विराम देते हैं, ठीक है। सो 7 एपिसोड देखे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, वो सब तो बैच में आओगे, कोर्स में पढ़ोगे तभी होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी मैंने ईमानदारी से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी इस सब्जेक्ट को खुद से पढ़ने के लिए, वो लेवल तो मैंने आपका पहुंचा दिया है। मतलब किसी ने भी अगर ये 7 एपिसोड, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 ही है, अगर ये 7 एपिसोड किसी ने देख लिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि हाँ दिस इज जियोमॉर्फोलॉजी, इतना तो मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज में अपने शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, उसमें भी खूब धमाल करेंगे। बस जितना प्यार आपने पहले वीडियो को दिया था, हमेशा उतना ही प्यार देते रहिए, उससे ज्यादा देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, बढ़िया बढ़िया अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करिए और वीडियो को मतलब वायरल कर दो भाई, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना। आपने जितना प्यार दिया है, बस बना, ये बॉन्ड हमेशा बना रहे, इरोजन ना हो जाए इसका, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आपकी रजा लेता हूं, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी।